जी अनवर साहब, बताइएगा क्या हो रहा है इस वक्त डीसी में, क्या सोच जो है वो पाई जा रही है? ट्रंप साहब क्या करने जा रहे हैं? कितना चांस है कि ये मामला जो है वो और आगे ना बढ़े और कोई मिलिट्री कार्रवाई जो है वो ट्रंप ना करें ईरान में? ये सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो कल एक ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस में पूछा गया, तो उसकी जो प्रेस सेक्रेटरी खातून, उन्होंने इसका सबसे मुनासिब जवाब दिया। अच्छा। उन्होंने कल कहा कि सच्ची बात तो ये है कि सिवाय सदर ट्रंप के कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है, बाकी सारा गेस वर्क है। और ये इंतजामिया जिस तरह काम करती है वो ये है कि ये सदर ट्रंप सुनते सबकी हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो अक्सर सिर्फ अपनी करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि खुद उनके जो क्लोज एड्स हैं वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये तो नहीं बात हुई थी, इन्होंने क्या कर दिया। ये लेकिन इसके बावजूद बहरहाल एक पैटर्न होता है वॉशिंगटन में हर चीज के पीछे। और मुझे नजर यही आ रहा है कि अब भी कुछ और ऑप्शंस पे भी गौर हो रहा है। मसलन एक जो उन्होंने 25% टैरिफ लगाया था, उसके बाद अगला स्टेप ये भी हो सकता है जो यहाँ के सफारती हलकों में गुफ्तगू होती है, जो थिंक टैंक में गुफ्तगू होती है, वो ये है कि ईरान से, ईरानी पोर्ट से हर निकलने वाले और जाने वाले शिप पर पाबंदी लगा दी जाए कि जो भी शिप अगर किसी भी ईरानी पोर्ट में जाएगा या वहां से निकलेगा उस पर अटैक किया जाएगा। तो उसके बाद वो समझते हैं कि शायद इस तरह रजीम कोलैप्स कर जाए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले थोड़ा और वेट किया जाए, कोई लीडरशिप बनाई जाए, क्योंकि वाशिंगटन में एहसास मौजूद है कि हंगामे तो बहुत बढ़ गए हैं। बात खुद ईरानी हुकूमत ने तकरीबन 2000 हलाकतों की बात की है, जबकि यहाँ जो मुख्तलिफ जो ईरानी अदारे हैं जो जिला वतनों के, वो तो कहते हैं 12,000 अफराद मारे गए हैं। तो ये बात तो यहाँ कही जा रही है कि मामला दबेगा नहीं, ये मामला बढ़ता रहेगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो वो कहते हैं हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है और हमें कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप बनानी चाहिए। वॉशिंगटन की हद तक कम अज कम ये समझा जाता है कि जो रजा शाह पहलवी के जो साहबजादे हैं जावेद पहलवी, वो जो है रजा पहलवी भी शायद उनका नाम है जूनियर, तो वो और सही लीडर नहीं है। वो इस काम के लिए बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। और उन्हें बेहतर बंदा चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है। फिर इस दौरान जो ये हुआ कि अटैक्स जो हुए मस्जिदों पे, उसका जो रिएक्शन आया है उससे फिर यहाँ ये होता है। मुझे याद है जब इराक पे जब जंग हुई थी, इराक में जो बहुत पॉपुलर था, अमेरिकन एक्शन को इराकी अवाम भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने झंडा जलाया तो मैं बैठा हुआ था एक प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब में वॉशिंगटन में, तो मैंने कहा ये मिस्टेक होगी, अमेरिकन जो सिपाही हैं उस झंडे पर को रौंद रहे हैं, उसका रिएक्शन आएगा। उन्होंने कहा क्यों, उसका क्या रिएक्शन है? तो सद्दाम का झंडा है। मैं कहा सद्दाम का जरूर है, लेकिन उस पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ, इसको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह हुआ कि ये आगे बढ़ गए जो करने वाले थे, जो भी थे पीछे, और उन्होंने मस्जिदों पे हमला किया। अब वॉशिंगटन में इस बात को समझा जा रहा है कि ये बात बहुत सीरियस हो सकती है कि अगर उसमें दाखिल हुए तो फंस भी सकते हैं, कि एक और तवील जंग का आगाज होगा जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। तो जब भी जंग होगी तो ऐसी होगी जिसमें स्विफ्ट एक्शन हो, टारगेट पहले से वाज़ेह हो, टारगेट्स को जाके टारगेट किया जाए, उनको मारा जाए और उसके बाद वो निकल आए। अब उसमें यहाँ इस पे भी गौर हो रहा है कि अगर टारगेट किलिंग इस तरह होती है तो क्या मसलन जो उनके रहबर हैं उनको अगर टेक आउट कर लिया जाए तो क्या मामला रुक जाएगा? तो फिर यहाँ ये भी कहा जाता है कि नहीं, उनके पास पूरी ऑल्टरनेटिव लीडरशिप मौजूद है। उसके बाद कोई और आ जाएगा और शिद्दत आ जाएगी। तो बहुत सारी चीजें जो अब जो कल तक जैसा लग रहा था कि किसी वक्त भी एक्शन हो सकता है, अब लगता है कि वॉशिंगटन बहुत सारे पहलुओं पे गौर कर रहा है। तो ये बताइएगा अनवर इकबाल साहब, आपने जैसा कि कहा कि हो सकता है डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से नहीं, लेकिन और ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जैसे कि मजीद इकोनॉमिक सैंक्शंस को टाइट कर देना, टैरिफ्स लगाना, दूसरे ऑप्शंस जो भी कि उससे शायद रिजीम जो है वो कोलैप्स हो जाए। लेकिन रिजीम कोलैप्स करना भी मकसद है या नहीं है इस वक्त? इज इट ऑन द कार्ड्स, या फिर जो मौजूदा रिजीम है उसी को मजीद फ्लेक्सिबल करना, ये प्रेशर डाल के, जो कि ट्रंप का एक पैटर्न भी है कि वो प्रेशर टैक्टिक्स से जो है वो अपना काम निकलवाना जानते हैं, तो प्रेशर बढ़ा के जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उसको मजीद फ्लेक्सिबल करना, उसको जो है वो टेबल पे लेकर आना, वो बिल्कुल एक मकसद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इतना जो ब्लडशेड हो जाता है ना, उसके बाद चीजें बहुत अजीबोगरीब हो जाती हैं। उसमें ये भी गौर कर रहे हैं कि जो डिसिडेंट्स हैं, जो अवाम है, वो मौजूदा रजीम को पसंद करेंगे या नहीं, एक नया फेस चाहिए। क्योंकि वो भी ज़ाहिर है जो रहबर हैं वो 90 साल से ऊपर के हो चुके हैं, तब्दीली तो चाहिए वहाँ।
तो वो ये इनको इनकरेज कर सकते हैं कि भाई आप नया फेस ले आओ और उसके साथ काम करो, कुछ चीजें रिलैक्स करो, कोई सिलसिला हो। यानी देखें असल तो झगड़ा क्या है, यानी ये जो अवाम और जमहूरियत और ये सारी बातें, तो इस तरह का बैनुल-अक़वामी झगड़ों में बातें की जाती है, लेकिन जी, असल जी। मकसद होता है हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। बिल्कुल, हाँ। अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है? अमेरिकन इंटरेस्ट ये है कि ऐसी हुकूमत हो ईरान में जो ये जो मर्ग पर अमेरिका का जो सिलसिला है वो बंद हो, जो इसराइल के लिए खतरात में कमी आए, क्योंकि अब उन्होंने जो इसराइल के इर्द-गिर्द ममालिक थे उनको न्यूट्रलाइज कर लिया। अब इसराइल को शाम से कोई खतरा नहीं है, लुबनान से कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल, मिस्र से नहीं है, सऊदी अरब से नहीं है। अब वो चाहते हैं कि फिर ईरान में भी ऐसी पोजीशन हो जाए जिसके बाद इसराइल सिक्योर हो जाए। सदर ट्रंप ने आप देखा वेनेजुएला में जो कुछ किया, उसका एक मकसद है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वेस्टर्न हब की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ वाशिंगटन में एहसास है कि एशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां जा रही हैं। तो जो तब्दीली चाहते हैं तो उसमें ये चाहते हैं कि कम से कम मिडल ईस्ट की हद तक जो है ना, यहाँ इत्मीनान हो और वहाँ हंगामे ना हो रहे हों, ताकि वो इत्मीनान से बाकी जो इकोनॉमिक एजेंडा है उस पर फोकस कर सकें। तो उसमें अगर ईरान में एक ऐसी हुकूमत होती है जो कि इसराइल के साथ या ताल्लुकात कायम किए बगैर भी खामोशी से काम करने को तैयार हो जाती है, तो अमेरिका को सूट करेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अनवर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा कम्प्रिहेंसिव एक बैकग्राउंड और करंट सिचुएशन बताया। आप बार बार एक बात कह रहे हैं जो वहाँ अमेरिका से बैठकर कि वो ऐसी हुकूमत लाना चाहेंगे जिससे इसको इसराइल को खतरा ना हो या अमेरिकन इंटरेस्ट को खतरा ना हो। तो मिडल ईस्ट में तो ये हर मुल्क जो है वो ईरान से अपने आप को इनसिक्योर फील करता था। तो आप समझते हैं कि सऊदीज हैं, कतरीज हैं, यूएई है, बाकी ममालिक जो हैं वो चाहेंगे कि अमेरिका जो इनके मुज़ाकरात हो जाएं, यही रजीम बैठा रहे, फिर इनसिक्योरिटी रहे, तो फिर खित्ते में ये प्रॉब्लम रहे। तो वो तो चाहेंगे कि एक ही वंस फॉर ऑल मौका माहौल बन गया है तो इसको यूज़ किया जाए, या वो आप समझते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए वो इसी ही रजीम को मेंटेन करें? मुज़ाकरात के ज़रिए क्या ले सकते हैं अमेरिका जो अभी मतलब उनके जहन में स्टेबलाइज करने के लिए? क्या अमेरिका उनसे ईरान से ले सकते हैं जो उनकी शराइत है तो अमेरिकन को नहीं है मंजूर? शुक्र है रऊफ क्लासा साहब आपने ये बात की। मुझे जिस बात को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो मैं ज़ाहिर बहुत सारे प्रोग्रामों में शरीक भी कर रहा हूँ और हर वक्त यही देख रहा होता हूँ अभी जो हालात हैं पाकिस्तान में, तो ऐसा तासुर पेश किया जा रहा है कि सारी इस्लामी दुनिया मुत्तहिद होकर ईरान के पीछे खड़ी है और सिर्फ अमेरिका जो है वो शरारत कर रहा है। बात ये है कि बिल्कुल सऊदी अरब या कतर या यूएई और ममालिक जो हैं वो जो कुछ वो चाहेंगे उसका भी असर पड़ेगा। और ये हकीकत है कि वो ये सारे के सारे ममालिक ईरान के साथ अनकंफर्टेबल हैं, और उसमें अगर इनका कसूर है तो ईरान का भी कसूर है कि ईरान ने उनको अनकंफर्टेबल फील कराया है। आप देखें जो ईरान के साथ जो झगड़े रहे हैं बहुत ही सीरियस रहे हैं, यानी हम ये जज नहीं करेंगे कि ईरान सही है कि वो सही है, लेकिन झगड़े तो हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो कुछ भी फैसला होगा उसमें आप ये देखें, जिसको हमारे यहाँ मीडिया में इग्नोर किया जा रहा है कि हफ्ते में 2-2, 3-3 दफा किसी न किसी अरब वजीर खारजा को, जो अमेरिकी वजीर खारजा कॉल करते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। सऊदियों से की है, यूएई वालों से की है, मिस्र से की है, इवन जो नॉर्थ अफ्रीका के जो अरब ममालिक हैं उनके साथ की है। मुसलसल इंगेज में आप देखें, रोजाना उनकी प्रेस रिलीज आ रही होती है। आज फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, आज उस फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई। हमारे यहाँ इसको बिल्कुल, मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल इसको इग्नोर किया जाता है। बड़ी वन साइडेड हमारी कवरेज होती है कि सारे मुसलमान, हमारे यहाँ बिकता ही है ना सर, वो कहते हैं जो दिखता है बिकता है। हमारे यहाँ क्या करें, रेटिंग इन्हीं चीजों से आती है। मेरे सवालात से आपके जवाबात से रेटिंग नहीं आती। सारे मुसलमान एक परचम तले तो नहीं खड़े हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए आप देखें कि बिल्कुल जो कुछ ये कहेंगे उसका भी असर होगा। और मैं बिल्कुल इस बात से आपकी एग्री करता हूं कि ये ममालिक अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो बहुत से रिलक्टेंट होंगे इस बात से कि अगर यही जो सेटअप है ईरान में वो कंटिन्यू करे, वो चाहेंगे कि इसमें तब्दीली आए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लास्ट ईयर की बात है जब ईरान पे ये हमला इमिनेंट था और सब कुछ वो बातें हो रही थी, और हमारे फील्ड मार्शल जो हैं ये अपने DGISI के साथ, आसिम मलिक साहब के साथ वाइट हाउस में वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई, लंच हुआ, और उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा जितना ईरान के बारे में ये जनरल साहब जानते हैं, पाकिस्तानी ये फौज जानती है, मैं भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। उन्होंने हमें बड़ा
वो किया है, इन्फॉर्म किया है। उस वक्ती तौर पर यूँ लगा जैसे वो ईरान और अमेरिका या इसराइल का मसला जो है किसी हद तक हमले से उन्होंने रोका है और उस तरह बड़ा अटैक नहीं होने दिया। अब जो सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो चुकी है, अब समझते हैं कि कोई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है या वो अमेरिकन जो है इनसे रब्ता करेंगे या हमारी साइड से वॉलंटियर किया जाएगा कि हमारे बॉर्डर पे अगर रजीम चेंज होते तो हम समझते हैं कि शायद हमारे इंटरेस्ट इसमें नहीं होंगे। क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी कोई व्हाइट हाउस से रब्ता कर सकती है ट्रंप साहब से? वो जितना प्यार मोहब्बत है हमारा, वो बातें करते रहते हैं हमारे जनरल साहब के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हम कोई रब्ता कोई इस तरह की कोई खबर, या हम इस वक्त बिल्कुल साइड पे होके न्यूट्रल होके उस साइड पे बैठ जाएंगे भाई साहब ये हमारे पे स्केल से ऊपर का काम हो गया? अब देखिए, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ मीडिया की मजबूरी से, हमारे हर जगह मीडिया सिर्फ हेडलाइन पे नजर रखता है। हेडलाइन यही है कि ईरान पे हमला हो गया, होगा या नहीं होगा। जहां तक पाकिस्तान का रोल जो है वो ये है कि हमला हो या ना हो, दोनों सूरतों में जब ये जो मेन इवेंट है, जो हेडलाइन वाला इवेंट है, गुजर जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान का रोल शुरू होगा। तो पिछली दफा भी उन्होंने बात की थी तो यही की थी कि जो पाकिस्तान बेहतर जाता है, और पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया था वो इसराइली हमलों के बाद किया था। अब अगर फर्ज करें इसराइल ईरान पे हमला हो जाता है और उसकी सूरत में रिजीम चेंज हो जाती है, तो उसके बाद बहुत बड़ा काम शुरू होगा, ठीक है। और अगर नहीं होता है और अमेरिका की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, फिर भी अमेरिका को एक चैनल चाहिए होगा नेगोशिएट करने के लिए ईरान से, फिर पाकिस्तान की अहमियत होगी। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन इस डिसीजन के करने या ना करने में कि हमला किया जाए या ना किया जाए, उसमें पाकिस्तान का किरदार नहीं है। पाकिस्तान का किरदार मुतय्यन किया गया है कि ये इवेंट गुजरने के बाद जो है वो पाकिस्तान एक रोल प्ले करे। अच्छा, आपने भी बात की कि उनकी ये स्टेट डिपार्टमेंट की या व्हाइट हाउस के तर्जमान ने कहा है कि ट्रंप साहब के अलावा कोई नहीं जानता कि हमला होगा या नहीं होगा, क्या होगा। हम तो समझते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमारे यहाँ भी डिबेट रहती है, कोई कांग्रेस है, कोई सेनेट है, कोई कैबिनेट है, आप बता रहे किचन कैबिनेट है, तो 2-4 लोग हैं जिनसे ट्रंप साहब बात करते हैं। सो बाकी पार्लियामेंट का, सेनेट, कांग्रेस का रोल बिल्कुल जीरो हो गया है कि उन्होंने कोई हमला करना है, कहीं पे वेनेजुएला पे अटैक करना है, वेनेजुएला की बोर्ड्स पे करना है, ईरान पे करना है, या व्हेरेवर ही वांट्स। किसी का कोई कंसल्टेशन, कोई रोल, कुछ नहीं रहा। नो, इट्स अ वन मैन रूल हम कह सकते हैं वहां पे इस वक्त नजर आ रहा है, वही फैसला करेंगे सब कुछ, एक आदमी। देखिए ब्रिटिश जो डेमोक्रेसी ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें पार्लियामेंट का रोल अलग है और अमेरिकन में अलग है। यानी यहाँ वहाँ हमारे यहाँ पार्लियामेंट में अगर आप अक्सरियत लूज कर दें तो आपकी हुकूमत खत्म हो जाती है। यहाँ कोई ऐसी सिलसिला आपको, सवाए आपकी जो वो है कि आपके बहुत ग्रॉस मिसकंडक्ट हो या आप जहनी तौर पे मरीज हो गए हो, आपकी इम्पीचमेंट करके निकाला जाए, तो वरना कांग्रेस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास एक और पावर है जो बहुत बड़ी पावर है, वो ये है कि कांग्रेस आपको फंड, अगर आप जंग कर लें तो कांग्रेस फंड देने से इनकार कर सकती है आपको, और आप फंस जाते हैं। इसलिए जो भी हुकूमत होती है वो चाहती है कि कांग्रेस भी उसकी पार्टी के पास हो। इस वक्त सदर ट्रंप को जो हिमायत हासिल है, जो फायदा है, एडवांटेज हासिल है, वो ये है कि हाउस और सेनेट दोनों उनकी पार्टी के पास है। आपने देखा कि वेनेजुएला के दौरान बहस में बहुत बहस हुई और बड़ी मुश्किल से, यानी रिपब्लिकन भी बहुत खिलाफ बोले, लेकिन 2 वोटों से इनके फेवर में पास होगी करारदाद। तो वो ये समझते हैं कि ईरान के मामले में भी होगा, तो अल्टीमेटली क्योंकि रिपब्लिकन कंट्रोल करते हैं तो वो इसलिए वो पास हो जाएगी। तो कांग्रेस का किरदार उसके बाद शुरू होता है जब पैसे देने की बात आती है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कांग्रेस रोक सकती है लेकिन फाइनेंशियल तरीकों से। और रही बात की डेमोक्रेसी में मशवरा वगैरह यहाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये जो सदर ट्रंप ने अलबत्ता ये पैटर्न सेट किया है पिछली हुकूमत में भी और इसमें भी, कि वो मशवरा सबसे करते हैं लेकिन करते अपनी ही हैं वो। बिल्कुल सही। अब अनवर साहब ये बताइएगा थोड़ा सा, अगर मैं इंडिया की तरफ जो है वो जाना चाहूँ, कोई कांटेक्ट जो है वो नजर आ रहा है क्या? कोई ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है? मोदी और ट्रंप के दरमियान भी कुछ खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्को रूबियो की शायद इंडियन वजीर को जो है वो कॉल गई है, और कोई जयशंकर साहब को जो है वो कॉल गई है, और जो है इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है? देखें, ब्रेक थ्रू कॉल की हद तक मैंने भी वो प्रेस रिलीज पढ़ी और जो बातें भी हो रही हैं। एक बात तो वॉशिंगटन में हमेशा की जाती है कि इंडिया के साथ कभी भी कतई ताल्लुक नहीं होगा। इंडिया के साथ जो ताल्लुकात मौजूद हैं वो मौजूद रहें, में कमी नहीं आएगी। लेकिन साथ ये कही जा रही है कि ताल्लुकात
यानी जैसे भी हो, सदर ट्रंप अब भी वो चाहते हैं कि जो भी बातचीत हो रही है वो अमेरिका के फेवर में नहीं है, इंडिया के फेवर में है। इंडिया और रूस की मुलाकात, इंडिया और चीन का मामला, इंडिया और ईरान का मामला है, इंडिया और सबसे बड़ा मामला इंडिया और अमेरिका के दरमियान तजारत का है। तो वो एंड तक कोशिश करेंगे कि जो भी समझौता हो अमेरिका के फेवर में हो। तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पे उसी सूरत में कोई बड़ी पेशरफ्त होगी जब इंडिया कुछ रायत मान ले, वरना इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा।